तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू द क्लास। क्या करने वाले हैं आज? केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम लोगों का। तो ध्यान से समझना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर से हम लोग सीखते हैं, जिसको हम लोग पूरी केमिस्ट्री की स्टडी में यूज करेंगे। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इन सब चीजों से जो हम सीखते हैं वो हमारे पूरी केमिस्ट्री में काम आता है। यानी केमिस्ट्री में कई ऐसी चीजें होती है जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है हम लोगों का। तो अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूं, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग का मतलब, है ना, कि आप केमिकल बॉन्डिंग को किस तरीके से समझोगे, ये वर्ड से क्या पता लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि हाँ भाई, दो लोगों के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही हम बोलते हैं कि ये उन दोनों के लिए अच्छा है ना। यानी बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हाँ भाई, एटम्स किस तरीके से एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। रियल लाइफ में भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया स्ट्रॉन्ग शेक हैंड कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कोई अच्छे से हाथ मिला रहा है, तो उससे क्या पता लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को। तो मान लो इसको मैंने सोडियम बोल दिया और इसको मैंने क्लोरीन बोल दिया, तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन रहा है सोडियम और क्लोरीन के बीच। ठीक है। तो ये हम लोगों का बॉन्डिंग कहलाएगा। तो दिस इज नोन एज बॉन्डिंग। तो आई होप ये बॉन्डिंग वाला समझ गए हो गया, कि सोडियम क्लोरीन कोई भी दो एटम हो सकते हैं जिनके बीच हमारे ये इस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है। तो जल्दी बताइए, ये चीज क्लियर है ना सबको? हम्म। अब देखो बेटा, अब NaCl, आप सबको पता है ना NaCl क्या होता है? सॉल्ट को बोलते हैं हम लोग NaCl। ठीक है। तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बॉन्डिंग का एक नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन था, जिस तरीके से मैं आपको बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ कि बॉन्डिंग किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं एटम वाइज समझूं, तो एटम वाइज समझाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा का ओवरलैपिंग है। आप सबको पता है ना, पाई पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है कुछ इस तरीके से ही होता है, डबल शेप, है ना। तो ये देखो, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। तो दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है। जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है उसको सिग्मा ओवरलैपिंग बोलते हैं बेटा। और अगर ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होती, साइड वे ओवरलैपिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पाई। पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहलाएगा। और ये हम लोग का किसका फॉर्मेशन कहला रहा है? सिग्मा बॉन्ड का। तो इस तरीके से हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, उसी तरीके से ये देखो, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, जैसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। यानी वीक बॉन्ड और पाई। याद रखना, हमेशा दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। और ये किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है? साइड में ओवरलैपिंग। तो ये जो हमारा बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो वीक बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं पी पाई ओवरलैपिंग। अब चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को समझते हो। तो सबसे पहले मैं मैटर से स्टार्ट करता हूं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट और सब्सटेंस। सबको पता है कि भाई मैटर जो है वो अलग अलग या सिमिलर सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, ये सब एक मैटर के पार्ट ही हैं। उसी तरीके से CO2 हो गया, H2O हो गया। तो यहाँ पे मैं सिमिलर और डिफरेंट का मतलब आप समझ रहे हो? सिमिलर का मतलब जैसे H और H के दो एटम एक साथ मिल गए, N और N के मिल गए। यहाँ पे डिफरेंट हो गए। डिफरेंट का मतलब जैसे C, कार्बन और ऑक्सीजन मिला, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, तो ये कहलाएगा हम लोग का डिफरेंट। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट और सब्सटेंसेस। Substances consisting of same atoms are is called an element। यानी ऐसे सब्सटेंस जो कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम्स होते हैं, यानी सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एलिमेंट्स के नाम से बोलते हैं। तो ये एटम क्या है? व्हाट इज एन एटम? डिफाइन कैसे करोगे? सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which may or may not has an independent existence but take part in a chemical reaction is called an atom। इन देखो, पहले तो एटम को हम ऐसे कहते थे कि एटम का मतलब ही होता है अनकटेबल, जिस चीज को फर्दर कट नहीं किया जा सके, जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते थे कि हाँ ये हमारा एटम कहलाएगा। बट नाउ डेज
ऐसा नहीं है, एटम के अंदर से भी हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूक्लियस को। सो वो बोलना सही नहीं है, वो तो ओल्ड डेफिनेशन हो गई। तो अच्छी डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन एटम की क्या है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, बट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। वो जो टेक पार्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, ये ध्यान रखना। डन। अब देखो, फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली चीज को देखो तो फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जनरल किसी भी एटम की बात करो तो आप क्या कहते हो कि भाई एटम है, उसके बीच में न्यूक्लियस है और चारों बगल उसके इलेक्ट्रॉन्स है। यानी डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट इन केस ऑफ नोबल गैसेस, जो अलग भी इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हीलियम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नियॉन कर रहा है, आर्गन कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन कई सारे आइटम है, जैसे हाइड्रोजन है तो H2 में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन है तो Cl2 में करेगा, HCl है तो HCl, H और Cl को मिलके बना होगा। तो इस तरीके से कई ऐसे आइटम भी हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो किसी के साथ ही मिलके एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी भी हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखिए बेटा, तो एटम को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा हमारा एटम होता है, जो अलग अलग शेल में देख रहे हो आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो एटम है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक एटम है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एटम को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। आपने एटम तो बता दिया, देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मॉलिक्यूल। So this is also the smallest particle of matter which independent existence is called molecule। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। यानी अ ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं, वन स्पीसीज हैविंग द सम प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ मॉलिक्यूल। जैसे कि देखो, मैं बोलूं कि मेरे पास H है और इसी तरीके की प्रॉपर्टी का एक और H एटम है, तो दोनों मिलके क्या बनाए, H2 बना लिया। तो ये क्या कहलाएगा कि ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। यानी अ मॉलिक्यूल में हैव अ सिमिलर और अ डिफरेंट एटम कंबाइन टुगेदर। मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंबाइन टुगेदर। क्लियर है जी, तो ये चीज याद रखनी है, कंबाइन टुगेदर। अब देखो, एग्जाम्पल दो कुछ, तो एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लो ये H2O हो गया, तो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन का आइटम है, दो हाइड्रोजन का आइटम है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से देखो मेरे पास इथीन है, तो ये देखो CH3, इथेन है सॉरी, CH3 और CH3, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बना है, तो सभी मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है। ठीक है, C2H6, तो ये हम लोग के मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ अब आता है इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम ये सब एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। एग्जैक्टली आप किसको बोलते हो केमिकल बॉन्ड, किस तरीके से आप डिफाइन करते हो केमिकल बॉन्ड को। ठीक है, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड एग्जैक्टली। तो देखो बेटा, केमिकल बॉन्ड को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, तो बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold the various constituents, right, that is एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयन हो गया, एक ऐसा फोर्स जो इन सभी चीजों को, एटम को, मॉलिक्यूल्स को और आयन को टुगेदर रखे, मतलब एक साथ रखे इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। यानी आप समझ गए केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कि एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो चीजों को, दो एटम हो गए, दो मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, इन दोनों को एक साथ रखे इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करने का तरीका। क्लियर है ये चीज। देखो बेटा, ये पीछे आ गए। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बात आती है कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो देखो बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मान लो क्लोरीन है, तो उसके पास 287, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सोडियम है तो उसके पास 281, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है, तो चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो सभी लोग अपनी स्टेबिलिटी को
गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कोई लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी टू अटेन द स्टेबिलिटी, पहली चीज तो यही हो गई भाई कि टू अटेन द स्टेबिलिटी, कि भाई स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, टू अटेन द स्टेबिलिटी, तो पहली चीज तो हमारी यहाँ पे ये आ गई कि भाई स्टेबिलिटी को उनको अटेन करना है, इसलिए एटम कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू अटेन द स्टेबिलिटी, देखो बाई डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, और दूसरा बाई अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो दो चीजें होती हैं बेटा। अब किस तरीके से दोनों चीजें होती हैं बड़ी आसानी से समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास ये सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1, और अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये क्या बन गया, Na+, और ये हो गया 2,8। तो देखो इसकी एनर्जी भी डिक्रीज हुई क्योंकि यहाँ पे 3 सेल थे, समझ रहे हो, तो नंबर ऑफ शेल जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, तो एक तो इसकी एनर्जी भी कम हुई क्योंकि नंबर ऑफ शेल कम हुए, दूसरा ये स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी इसको मिल गया, 2,8 हो गया, है ना। तो Na+ ज्यादा स्टेबल है Na से, क्योंकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। उसी तरीके से बेटा ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 2,8,7। ये चाहता है कि मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से ताकि मैं क्लोरीन नेगेटिव हो जाऊं, 2,8,8 यानी कंप्लीट मेरा ऑक्टेट हो जाए, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसी एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही बोला है कि वाई एन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम क्यों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, टू अटेन द स्टेबिलिटी, और किस तरीके से स्टेबिलिटी अटेन होगी, बाई डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का एनर्जी घटा दो, बाई डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, एंड द सेकेंड बाई अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड क्या है, बाई अटेनिंग द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दो तरीके हैं बेटा जिस तरीके से हमारे पास एटम कंबाइन होते हैं, तो ये दोनों चीजें आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ऑल एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट द नोबल गैसेस, भाई बिकॉज नोबल गैसेस देखो ना, आप अगर मैं नियॉन की बात करूं तो ये तो 2,8 है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर मैं आर्गन की बात करूं तो 2,8,8 वो भी कंप्लीटली फिल्ड है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का तो एटॉमिक नंबर ही कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी कंप्लीट हैं, मतलब इनको क्यों इलेक्ट्रॉन लेना या देना है किसी से, क्योंकि सबकी एक ही चीज होती है, केमिस्ट्री के अंदर में एक चीज याद रख लो, एवरीवन वांट्स टू गेट स्टेबल, और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इनके जो जितने भी नोबल गैसेस हैं इन सबके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों चाहेंगे किसी से इलेक्ट्रॉन लेना या किसी इलेक्ट्रॉन को देना, इसीलिए ऑल द एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, बट नोबल गैस डज नॉट डू दिस। ठीक है, नोबल गैस ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, तो इसीलिए एक्सेप्ट नोबल गैसेस जितने भी एटम है, क्योंकि सभी के पास या तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देने की कोशिश करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन नोबल गैसेस नहीं, बिकॉज नोबल गैसेस आर ऑलरेडी स्टेबल। अब देखो नोबल गैसेस के एग्जांपल में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आर्गन हो गया, जीनन हो गया, लैंडन हो गया, यानी नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस neither chemically combine with any other element nor among themselves to stable octet configuration because they're already stable. चलो now अब आता है कि experimentally it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive force। अब देखो एक चीज बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, दोनों पास आ रहे हैं, दोनों पास आ रहे हैं एक दूसरे के, तो एक बात बताओ क्या सिर्फ अट्रैक्शन ही लगेगा, भाई अट्रैक्शन रिपल्शन किस तरीके से देखते हो, कि मैंने बोला कि भाई इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कुछ है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स कुछ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, इसके इलेक्ट्रॉन का इसके साथ अट्रैक्शन, बट क्या दो एटम या दो आयन आएंगे एक साथ तो क्या सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा, नहीं, वहां पे रिपल्शन भी तो हो सकता है, हो सकता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन हो जाए, हो सकता है दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाए, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड किया गया कि जो मैग्नीट्यूड होता है अट्रैक्टिव फोर्स का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स, यानी जब तक अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा नहीं होगा रिपल्सिव फोर्स से तब तक तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं ना, जब तक तो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि अगर आपको बॉन्ड बनाना है
So always attractive forces must be greater than the repulsive forces. As a result of this, the two atom approach each other and the potential energy decreases. और इसके चलते potential energy क्या हो जाता है बेटा? Decrease हो जाता है. ठीक है? चलो. Ultimately, a stage is reached when the net force of attraction balance the force of repulsion and the system acquire the minimum energy. यानी एक ऐसा स्टेज आ जाता है, रीच हो जाता है, जहां पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस कर देता है फोर्स ऑफ रिपल्शन को एंड द सिस्टम एक्वायर्स अ मिनिमम एनर्जी और उस तरीके से एटम कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है. उस जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है ना, फॉर एग्जांपल, हमेशा के हमेशा एनर्जी रिलीज होती है. यानी एनर्जी इज रिलीज व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम. द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम. यानी दो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये H2 बनाएंगे. क्या बनाएंगे? H2 बनाएंगे. और यहाँ पे एक एनर्जी का रिलीज होगा. ठीक है. और ये इस बात को बताएगा कि ये मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर रहा है H2 एंड दे आर मोर स्टेबल. देखो, स्टेबिलिटी जो होती है ना किसी की भी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एनर्जी का. ठीक है. यानी जिसकी जितनी कम एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. याद रखना हमेशा. यानी एनर्जी और स्टेबिलिटी में ये एक सिंपल सा एक रिलेशन आता है कि स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा हमेशा क्या होगा? एनर्जी पे डिपेंड करेगा. तो वही एनर्जी को जब भी दो एटम, आइसोलेटेड एटम आपस में आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और वहां पे एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दो हाइड्रोजन के बीच की एनर्जी रिलीज की वैल्यू देखो, दे रखी है 43,508 जूल. ये होता है जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलके H2 का एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं. ठीक है. चलो, अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बेसिस पे. सभी लोग प्लीज फटाफट बताना जरा. तो पहला क्वेश्चन है बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ एलिमेंट? सेम, डिफरेंट, बोथ ए एंड बी, या इधर ए और बी? फटाफट जल्दी से सभी बच्चे ऑप्शन टाइप करेंगे, A B C D. अभी किया हम लोगों ने. मैटर इज मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ एलिमेंट, सेम, डिफरेंट, या बोथ ए एंड बी? क्या होगा? बताओ. आर्या परमार, बताइए बेटा. रुको, तुम लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हो? जस्ट वेट. ठीक है. नाउ यू आर एबल टू, राइट? हम्म. अब बताओ. सी. वेरी गुड. सी बोला है बच्चों ने. कि सी आंसर होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है बेटा. सी इज द करेक्ट वन. ठीक है. सी हम लोगों का बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. बहुत बढ़िया. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं छोटा सा. व्हाट इज एन एटम? जल्दी बताओ. ये छोटी छोटी चीजें हैं पर इसको बताओगे तो कंसेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर होगा. व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? जल्दी डिफाइन करो एटम को. व्हाट इज एन एटम? बी. बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, अननोन पार्ट ऑफ मैटर, इनफाइनाइट पार्ट ऑफ मैटर. बिल्कुल सही है बेटा. इस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. हाउ एन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल? बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी, वी कैन नॉट से. एटम कंबाइन कब होगा? एनर्जी को इंक्रीज करके, डिक्रीज करके. सी बोला है कुछ बच्चों ने, JNV रामगरा ने बी बोला है. गुड. बाय डिक्रीजिंग एनर्जी. चलो, और कोई? और कोई कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें? चलो, वेरी गुड बेटा. बाय डिक्रीजिंग एनर्जी. ऑब्वियसली भी बताया था, एनर्जी डिक्रीज होगा तभी बॉन्ड बनेगा. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल? कौन मॉलिक्यूल नहीं बना सकता? मतलब एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल नहीं बना सकते. नोबल गैसेस. बिल्कुल सही बेटा. तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला आप लोगों ने. चलो, अब हम लोग इसके चलते हैं इसके दूसरे और बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो क्या इंट्रोडक्शन है केमिकल बॉन्डिंग का. इसमें हम लोग डॉट स्ट्रक्चर वगैरह को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझते जाना कि क्या क्या चीज
हम लोगों को कवर करना है, राइट। तो देखो पहला तो यही है, वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट इन नेचर, कि नोबल गैसेज जो होते हैं वो इनर्ट नेचर के क्यों होते हैं, ठीक है। तो वाई नोबल गैसेज आर इनर्ट इन नेचर, तो आप सबको पता है उनका फुल्ली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई। सो बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल हैज अ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के केस में ड्यूप्लेट पूरा हो गया, 8 के केस में उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ड्यू टू फुल्ली फिल्ड, ठीक है, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑक्टेट होने के चलते, बिकॉज ऑफ देयर आउटर मोस्ट सेल हैज अ 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, दे बिहेव एज अ इनर्ट। देखो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडियम, सबके इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा होगा 8 8 8 8, एक्सेप्ट अपना हीलियम जहाँ पे 2 है, तो 2 उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। चलो बेटा, now, why molecules are more stable than the individual atom? Can anyone tell me why molecules are more stable than the individual atom? अगर मैं individual atom की बात करूं और अगर मैं molecules की बात करूं, तो molecules जो होते हैं वो ज्यादा stable क्यों होते हैं हमेशा as compared to individual atom? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बेटा, why? देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एटम? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है, फंडा है, बिकॉज दे possess लेस एनर्जी। वेरी गुड बेटा, तो सही जवाब दिया है बिल्कुल, कि दे हैविंग द लेस एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कम एनर्जी होने के चलते ही ये इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। अब देखो, हाउ डू एटम कंबाइन? How do atom combine? So atom combine together in order to complete their respective octets so as to acquire the stable inert gas configuration. तो सब भाई इस तरीके से कंबाइन होना चाहते हैं कि भाई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें so as to acquire the stable inert gas configuration, सबके लास्ट में 288 हो, सबको 88 इलेक्ट्रॉन मिले, ऑक्टेट के केस में, ड्यूप्लेट के केस में 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अब देखिए बेटा, why do certain atom combine with the certain others do not? Why do atom possess only certain combination? तो इन सबका आंसर बेटा, why do molecule possess definite shape? ठीक है, तो इन सभी का आंसर हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाला है। अगर मैं पूछूं कि why do certain, हम क्यों बोलते हैं हमेशा कि NaCl बनेगा, कभी NaCl2 क्यों नहीं बनता? हम ये क्यों कहते हैं कि MgCl2 बनेगा, कभी MgCl क्यों नहीं बनता? तो इन सभी चीजों के आंसर हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के आंसर्स को हम लोग इस चैप्टर में अपना कवर करने वाले हैं, ठीक है। कि why do certain atom combine while the certain others do not, why do atom possess only certain combination, and why do molecule possess definite shapes? तो इन सभी चीजों को इसमें हम कवर करेंगे, राइट। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस, जल्दी बताइए, नोबल गैसेस में नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? डी, ठीक है, आइदर 2 और 8। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, एनर्जी कंटेंट क्या होगा? एनर्जी कंटेंट क्या होगा? एनर्जी कंटेंट इंक्रीज होगा, एनर्जी कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट होगा, या एनर्जी कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर एनर्जी कंटेंट डिक्रीज, या एनर्जी चेंज कैन नॉट बी नोन? सो ऑब्वियसली बेटा बिल्कुल सही, एनर्जी कंटेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। एनर्जी कंटेंट क्या होगा बेटा? डिक्रीज होने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, तो एनर्जी कंटेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज। चलो अब कुछ थ्योरीज की बात करते हैं, कि थ्योरीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आया था इंपेरिकल अप्रोच, ठीक है। उसके में हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें जो हम लोगों को करनी है इंपेरिकल अप्रोच के अंदर? देखो इंपेरिकल अप्रोच का मतलब है बाई ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्व कर करके क्या क्या चीजें हम लोगों को पता लगी थी। तो उन थ्योरीज को पहले पढ़ेंगे इंपेरिकल अप्रोच के अंदर। तो देखते हैं इंपेरिकल अप्रोच के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज हम लोगों को कवर करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहला है हम लोगों का कॉसेल लेविस अप्रोच, है ना। तो सबसे पहले इसमें लेविस अप्रोच को कवर करेंगे हम लोग, फिर हम लोग करेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वेस्पर थ्योरी,
ठीक है, तो सबसे पहले कोसल लेविस अप्रोच करेंगे, फिर वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को कवर करेंगे। और सेकंड आता है हम लोग का क्वांटम अप्रोच। ठीक है, सेकंड क्या आता है? क्वांटम अप्रोच। तो इस क्वांटम अप्रोच के अंदर हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है, किसको देखेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, जो 1927 में मिली थी हम लोगों को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर देखेंगे हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी थ्योरी। तो ये इस पूरे चैप्टर का बेटा लेखा जोखा है जो हम लोगों को कवर करना है। यानी सबसे पहले चीज तो हम लोग पढ़ेंगे लेविस अप्रोच, फिर पढ़ेंगे वैलेंस सेल, फिर क्वांटम अप्रोच में हम पढ़ेंगे वीवीटी थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो टोटल ये 8 थ्योरीज है जो हम लोगों को इस चैप्टर में अपने कवर करना है। ठीक है, टोटल ये 8 थ्योरीज है। तो इन 8 थ्योरीज को हम लोगों को पूरा अपने इसमें कवर करना है, इंपेरिकल अप्रोच को और क्वांटम अप्रोच को। क्लियर है ये चीज? कंफर्म कर दो एक बार। तो लेविस अप्रोच से शुरू करेंगे हम लोग कि लेविस ने क्या अप्रोच लगाया था, किस तरीके से एटम के शेप वगैरह को, जो भी ऑक्टेट कंप्लीट था उसको किस तरीके से इसने बताया था। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। देखो, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को अगर मैं क्लासिफाई करूं ब्रॉडली, तो मैं किस तरीके से टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को ब्रॉडली, ब्रॉडर वे में क्लासिफाई कर सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में एक होता है आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कब होगा? तो हम सबको पता है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी बात करेंगे वन बाई वन। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के बाद क्या आता है हम लोगों का? कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलता है बेटा? तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, देन आता है हम लोग का मेटेलिक बॉन्ड। क्या आता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो बात करते हैं सबके बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में और मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूं, तो कोवैलेंट बॉन्ड को फर्दर दो भागों में और क्लासिफाई किया गया है। वो दो चीजें कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। तो वो दो चीजें हैं बेटा हम लोगों का, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, यानी एक तो हो गया हम लोग का पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा हो जाएगा हम लोग का नॉन पोलर कोवलेंट। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दो तरीके का होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड्स में क्या क्या चीजें सीखी तुम लोगों ने? तीन चीजें। आयनिक बॉन्ड जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोवलेंट बॉन्ड जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर बॉन्ड बनेगा, और एक होता है मेटेलिक बॉन्ड जहां पे मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड को फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया हम लोगों ने, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, एंड द नेक्स्ट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? पूछो बराबर, कोई डाउट है किसी को क्या यहाँ पे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ बेटे, इसको सब डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। जैसे कि मान लो मेरे पास एच हो गया, HCl हो गया, तो ये सभी के सभी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और जैसे मान लो हमारे पास NN हो गया, जैसे कि N2, है ना, मेरे पास Cl2 हो गया, ClCl, तो ये सभी के सभी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। मतलब कोवलेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड होगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो एक पोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब व्हेन द टू एटम ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कंबाइंड टुगेदर, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी, है ना? चलो। अब लेविस का अप्रोच क्या था भाई केमिकल बॉन्डिंग की तरफ? तो लेविस ने क्या अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग की तरफ, किस तरीके से वो बता रहा था? तो लेविस ने बोला था इन 1916 दैट इज द टू साइंटिस्ट, कॉसिल लेविस थे और एक कॉसिल थे एंड एक जीएन लेविस थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया था केमिकल बॉन्ड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें एक्सप्लेन किया था? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। दे पिक्चर्ड एटम इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। सर, व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ पोलर बॉन्ड्स? बेटा, मेजर इफेक्ट्स ऑफ पोलर बॉन्ड अगर तुम बात करो, तो पोलर बॉन्ड से क्या क्या चीजें हो सकती है? देखो, पोलर बॉन्ड अगर है किसी के बीच, तो हम उसके डाइपोल मोमेंट को वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा। तो जो भी चीजें पोलर होती हैं उनका हमेशा डाइपोल मोमेंट जीरो से ज्यादा होता है, जीरो नहीं होता है। जबकि जो नॉन पोलर है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और पोलैरिटी को पहचानने के लिए कैसे पहचानोगे कि क्या आपने वहां पे कितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ कंटेन है? जैसे कि मैं HF की बात करूं, HCl की बात करूं, HI की बात करूं, और मैं बोलूं सबसे अच्छा पोलर कौन होगा,
तो ऑब्वियसली बोल सकते हो बेटा, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन होगा वो उतना अच्छा पोलैरिटी को शो करेगा। तो ये है पोलैरिटी के बारे में कि कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरीके से बनता है, पोलर और नॉन पोलर। जबकि नॉन पोलर में देखो दो एलिमेंट सेम कंबाइन हो रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उनके बीच कहाँ से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब तक ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आता, जब तक हम नहीं बोलते हैं कि इसकी पोलैरिटी है कुछ भी। ठीक है। अब देखिए बेटा, दे पिक्चर एटम इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। इन्होंने एटम को किस टर्म में देखा कि भाई एटम ना एक पॉजिटिव चार्ज कर्नेल है, एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है ना दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने ना दो चीजें मोटी मोटी बताई। क्या बताई? पहले तो इन्होंने एटम को पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल के फॉर्म में देखा कि भाई एटम एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल है, और आउटर सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें इन्होंने पहले करी थी। अब कर्नेल का मतलब क्या होता है बेटा? तो कर्नेल मींस न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, है ना। यानी न्यूक्लियस और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो अभी मैं बताऊं तुम्हें, सोडियम के लिए बनाता हूं। तो सोडियम के लिए आपको पता है एक न्यूक्लियस होता है, फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? या सोडियम से छोटा बना लो, आप ले लो लिथियम, ले लो, चलो लिथियम। तो लिथियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या कहा था, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये और ये न्यूक्लियस, इस पूरे को बोला था कर्नेल, है ना। तो इस पूरे को तो कर्नेल बोल रहे थे, और बोल रहे थे आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यानी कर्नेल मीन्स न्यूक्लियस प्लस इनर सेल, यानी न्यूक्लियस और इनर सेल को प्लस कर दो तो आपका कर्नेल हो जाता है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इन्होंने क्या बातें कही। फिर इन्होंने एक रूल दिया जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सभी के सभी जितने भी एटम्स हैं, सभी चाहते हैं कि 8-8 इलेक्ट्रॉन पे कंबाइन हो। ठीक है। यानी सभी के सभी क्या चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस, एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस। मतलब देखो, सभी चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके लिए कोई तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, तो कोई कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है कि मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एटम कैन कंबाइन either by transfer of valence electron from one atom to another, or by sharing of valence electron in order to have an 8 electron in their valence cell, is called octet, and this is known as octet rule, और इसी को हम लोग octet rule के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब देखो बेटा यहाँ पे ऑक्टेट रूल के एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीजें करनी है हम लोगों को। तो अगर मैं ऑक्टेट रूल के एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे कि क्लोरीन हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl2 की, तो ये देखो Cl क्या आइटम है? Cl में आप सबको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखो 2 2 4 2 6, और एक ये रहा 7। यहाँ भी 2 2 4 2 6, और ये रहा एक 7। अब ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको इस क्लोरीन के पास है, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, और एक ऑरेंज कलर से। ये दोनों अपना शेयरिंग कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड बन जाएगा इनका। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड बन गया है। ये देखो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं। तो अब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 2 4 2 6 2 8। और ये जो ऑरेंज वाला क्लोरीन है उसके भी हो गए 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरीके से इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 8-8 इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और ये स्टेबल भी बन गया। ठीक है। 287 था क्लोरीन का, आपको पता ही है। और यहाँ पे आते ही इनका 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से अगर आप NaCl का देखो, अब सबको पता है कि भाई नॉर्मली Na में क्या कहानी होती है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तीसरे सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरा हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज 2,8,1। नाउ अब मैं क्लोरीन का बताऊं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के बाद, फिर हमारे पास दूसरे सेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? तो तीसरे सेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं बेटा। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन ये चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिले,
और सोडियम ये चाहता है कि भाई मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले जाए ताकि मेरा आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये चीज क्लियर हो रही है तुम लोगों को, ये आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये चाहता है कि मैं पूरा दे दूं उसको। तो ये कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी फटाफट। ठीक है, अब देखो, तो ये NaCl हो गया, तो ये आयनिक बॉन्ड समझ आ गया, कंप्लीट ट्रांसफर। जबकि इसका पिछले वाला जो केस था ना, सर अगर एलिमेंट को स्टेबल होना होता है तब वो, हाँ बेटा, अगर एलिमेंट को स्टेबल होना है तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन। अभी हम ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से अभी तक क्या कहानी चल रही थी कि कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी चाहता है तो क्या चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो अपने आप को स्टेबल फील करेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सोडियम, देखो सोडियम के पास दो ऑप्शन है, या तो किसी से वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, समझ रहे हो, 7 इलेक्ट्रॉन, और 2 8 8 कर दे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो इजियर मेथड क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, समझ रहे हो ना। 7 इलेक्ट्रॉन उसको कोई दे नहीं सकता, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 2,8 हो जाएगा, यानी बैलेंस सेल में अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है डोनेट करने की। इसके पिछले वाले केस में आपने देखा था क्लोरीन के पास, तो दोनों के पास 7 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसमें उन लोगों को शेयरिंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, डोनेट कोई नहीं कर सकता था क्योंकि किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना। और NaCl कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे Na के पास फुल कैपेसिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके, तो इसीलिए यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, और डोनेट करते ही ये 2,8,8 बन गया, और ये स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं NaCl। ठीक है, अब जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन बताओ, ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन, किसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, जल्दी जल्दी, ऑक्टेट रूल किसमें फॉलो हो रहा है, ClO2, NO, ClF3 या NF3, ऑक्टेट रूल। डी बोला है एक बच्चे ने, और बताओ, एनीवन एल्स। ऑक्टेट रूल इज फॉलोड इन, तो देखो बेटा, NF3, ठीक है, तो NF3 में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5, और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,7। ठीक है, अब देखो ये N हो गया, ये एक F, ये दो F, और ये आपका एक तीसरा F हो गया, ये वाला। अब देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्योंकि 3 है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी है, 3, तो ये एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ, और एक बॉन्ड इसके साथ, तो देखो सबके 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के पास पहले 2,7 थे, उसने नाइट्रोजन का एक ले लिया, तो इसके पास इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जो नाइट्रोजन है उसको देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड से मिल रहे हैं, दो इधर से मिल रहे हैं, 4 2 6, और दो इसके पास लोन, एक मतलब एक लोन पेयर आ गया, तो ये NF3 में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यानी NF3 करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। चलो, अब मुझे बताओ, ऑक्टेट मींस हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 6 8, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो नो नीड टू डिस्कस। अब बात करते हैं लिविस सिंबल की, कि लिविस ने किस तरीके का हम लोग को सिंबल दिया था। तो यानी, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोला था लिविस ने कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, है ना। यानी इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल only the outer shell electron take part in a chemical combination and they are known as
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जान रहे हैं। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड दीज आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी सिर्फ बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के, वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड एंड दीज आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ G. N. Lewis, an American chemist, introduced a simple notation to represent the valence electron in an atom. This notation are Lewis symbol, or we say we also called as Lewis dot structure. अब देखो, इसने सिंबल तो बना दिया, बट बड़ी प्रॉब्लम की भी बात है। इसने ये कहा था कि हम हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अब चाहे वो हाइड्रोजन हो, अब एक बताओ ग्रुप, पहले ग्रुप मैंने ले लिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम और सीवियम। तो उस ग्रुप के तो सभी एलिमेंट के लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, होगा कि नहीं? यानी उस ग्रुप के सभी इलेक्ट्रॉन में, मतलब लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर है, मान लो कि सिर्फ अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे क्या चीजें देखने को मिलेगी? अब उन सबका तो एक जैसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा ना, चाहे वो हीलियम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, सबका रिप्रेजेंटेशन एक जैसा ही होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से ग्रुप टू के इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, तो इनमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ग्रुप वन के सभी एलिमेंट को इस तरीके से, ग्रुप टू के सभी एलिमेंट को इस तरीके से, ग्रुप 13 के सभी एलिमेंट को देखो तीन तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 को इस तरीके से। तो ये तरीका था लेविस का रिप्रेजेंट करने का। तो ये बहुत ही इसमें बहुत कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि भाई एक ग्रुप के सभी एलिमेंट को एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई एक ही डॉट एक ही डॉट एक ही डॉट दिखेगा हर जगह, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंटेशन था, यानी द नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता रहा था। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर? तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको यूज करके हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। दूसरा, फॉर an ion such as negative charge would mean addition of one electron, and for the cation each positive charge would mean सब्ट्रैक्शन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर अनायंस है तो वहां पे जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दोगे, और अगर कटायन मिलता है कोई पॉजिटिव तो टोटल बैलेंस में से उतने माइनस कर दोगे आप, ठीक है? तो वही लिखा है, फॉर अनायन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा, ठीक है? अब देखो, now figure out how many octet electron the molecule should have using the octet rule. Now subtract the valence electron from the octet electron and you just able to write the dot structure. तो चलो देखते हैं एक दो कि किस तरीके से हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है? सो कुछ स्टेप्स हैं, दैट इज डिवाइड द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 टू गेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड ऑर्गेनाइज एटम सो देयर इज अ सेंट्रल एटम यूजुअली द लास्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडेड बाय द अदर एटम। यानी सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है हमेशा। सेंट्रल एटम कौन होता है? जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाउ द सेंट्रल एटम कैन हैव अप टू 4 अदर एटम्स कनेक्टेड टू इट। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि किस तरीके से हम लोग ऑक्टेट रूल को हम बनाते हैं। जितना ये स्टेप्स लिखा है उससे बहुत इजी है, तो इन स्टेप्स के चक्कर में मत रहना कि बहुत इतने स्टेप्स याद करने पड़ेंगे क्या। इट्स अ वेरी सिंपल टू राइट, ठीक है? अभी बताता हूँ आप लोगों को कैसे लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो पहले, उससे पहले तो इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल सबको पता है ओनली आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। दूसरा बताओ भाई, द नंबर ऑफ लेविस डॉट इन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम में लेविस डॉट कितना होगा? फटाफट बताओ। The number of Lewis dots in a chlorine atom. 7. Okay, because it's belong to the 17th group and their valence electron are 7. चलो कुछ देख लेते हैं इसका लेविस का। एक तो देख ही सकते हैं, अभी टाइम थोड़ा सा है हमारे पास। तो ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सीओ मॉलिक्यूल। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीओ के काउंट कर लो, कितने होंगे पता है? ऑक्सीजन में होते हैं 6, कार्बन में होते हैं 4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 10।
नाउ स्टेप 2 चलो। स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ सीओ बना लो, मतलब एक ड्रॉप कर लो स्केलेटन स्ट्रक्चर सीओ का कैसे भी। अब देखो स्टेप 3 में क्या करना है, पुटिंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन सी एंड ओ, यानी सी लो और ओ लो, इसके बीच एक सिंगल बॉन्ड बना लो। इतना तो कर दिया, और 10 इलेक्ट्रॉन है, हमें ये भी पता है। नाउ अब हमें पता है कि भाई टोटल 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, टोटल 10 थे। अब इसमें एक बॉन्ड में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए होंगे, यानी 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास है। एज 3 लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 यहां से मिल रहा है, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब 3 लोन पेयर चाहिए। तो 3 लोन पेयर अगर और माइनस कर दो तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड 1 लोन पेयर ऑन कार्बन भी है, और 1 लोन पेयर यहाँ पे कार्बन पे आ गया। तो कार्बन का देखो कैसे हो रहा है कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं और 2 4 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो रहा है, लेकिन क्या कार्बन का ऑक्टेट हो रहा है, ध्यान से देखो। तो इस तरीके का हमने कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है ना। यानी as in this structure octet of carbon is not complete, multiple bonding is required between C and O। यानी इस तरीके से अगर हम करें तो भाई कार्बन तो स्टेबल हो नहीं पा रहा है, आपने खुद देखा भाई कार्बन की तो, इसका तो ऑक्टेट हो गया बट कार्बन का ऑक्टेट का क्या, यानी ये सिंगल बॉन्ड से तो काम नहीं चलेगा, यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यानी किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब अगर डबल बॉन्ड भी अगर आप करके देखते, तो आपके पास टोटल थे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 4 गए, कितने बचे, 6। अब 6 में से 2 और 2 4, तो इसी को चाहिए, तो कितना बचा, 2। अब इसको क्या 2 से काम चल जाएगा, नहीं, 2 2 4 2 6, अभी भी 2 की कमी है। यानी यहाँ पे कार्बन और ओ के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है, राइट। अब देखो अब बराबर हो जाएगा। अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करो तो कितना बचा, 4। नाउ इसको कितना चाहिए, 1 लोन पेयर, इसको कितना चाहिए, 1 लोन पेयर। तो 4 में से 4 गया 0। और ये देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस कार्बन को 3 बॉन्ड यहाँ से और 1 लोन पेयर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को 3 यहाँ से और 1 लोन पेयर 8, यानी सीओ का एक्चुअल डायग्राम ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग डेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मैं तुम्हें दे रहा हूँ बनाने के लिए, आपको बना के लाना है CO3 ट्वाइस नेगेटिव का। देखते हैं किस किस का सही आता है, कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि जिसका सही नहीं आएगा उसको तो यहीं से स्टार्ट भी करेंगे। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं कल क्लास में नेक्स्ट, एंड देन डिस्कस करेंगे, ओके। बेटा जीओसी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, जीओसी वी ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो जीओसी का अभी नहीं करना है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको, ठीक है।